हेलो एवरीवन। जहां से आज आप यूपी के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वही भूमि है जहां राम, कृष्ण, बुद्ध और स्वतंत्रता की क्रांति निकली है। हम बात कर रहे हैं यूपी के इतिहास की, जिसे भारत की आत्मा भी कह सकते हैं। यूपी के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार यूपी के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास से प्रश्न आते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि कहां से पढ़ें और इसे कैसे याद रखें। इसलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी के पूरे इतिहास को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। कहते हैं जब दुनिया जंगलों में रहती थी तब यूपी में नगरीय सभ्यता, साम्राज्य और साथ ही साथ कला और संस्कृति का विकास हो रहा था। शुरू से आज तक भी देखा जाए तो यूपी के बारे में कुछ ऐसा ही यहां पर उसका इतिहास है और इसलिए इसको उसी तरीके से पढ़ा जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं यूपी का इतिहास सिर्फ यूपी का इतिहास नहीं है, बल्कि इसे भारत की प्रयोगशाला भी कहा जा सकता है। इसलिए यूपी के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपी के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लियर, फोकस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड होकर के हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। एक ही वीडियो में हम पूरे यूपी के इतिहास को आपको पढ़ाएंगे, जिसमें स्टैटिक पोर्शन को कवर किया जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड कहां से क्या प्रश्न बनते हैं, कौन से फैक्ट आपको याद रखने हैं और किसी भी एग्जाम में यहां पर देखा जाए तो ये चीजें आपको लगातार रिवाइज करने के लिए कम समय में आपको फायदे करेंगी। तो चलिए पढ़ते हैं यूपी के इतिहास को और जानते हैं क्या कुछ रहा यूपी के प्राचीन से आधुनिक इतिहास के इस काल में। सबसे पहले अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, राष्ट्रीय एकीकरण और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के इतिहास के तौर पर आप इसे याद रखिए, क्योंकि देखा जाए तो प्राचीन काल से विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के जो लोग हैं वो सौहार्दपूर्ण तरीके से यूपी में रहते हैं और इसीलिए यूपी की संस्कृति को गंगा जमुनी तहजीब भी कहा जाता है, जहां लोग मिलजुल कर रहते हैं। साथ ही पुरातन काल में गंगा के मैदान में उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था वो मध्य देश कहलाया करता था। आज हम जिस प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं वो प्राचीन काल में हम इसे मध्य देश के रूप में जानते थे। यूपी के नामकरण का भी अपना एक इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश जो वर्तमान नाम है ये पहले नहीं हुआ करता था। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश को 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत सन 1834 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता था या आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया था। देखा जाए तो इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था, यानी कि देखा जाए तो आपको 1834-35 तक यहां पर स्थिति क्या थी कि जो यूपी है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आया करता था, जिसे फाइनली यहां पर 1833 के अधिनियम के माध्यम से 1834 में अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी बना दिया जाता है। इसका नाम भी बदला जाता है और नाम बदल के कर दिया जाता है उत्तर पश्चिमी प्रांत। इसके बाद अगर हम देखें तो 1937 में इसका नाम संक्षिप्त कर दिया जाता है और इसके बाद नाम परिवर्तन होता है और नाम जो रखा जाता है उसको कहा जाता है संयुक्त प्रांत। नाम ध्यान रखिएगा कब कौन सा नाम रहा, कई बार क्रमबद्ध रूप से भी आपको पूछ लिया जाता है कि किस सन में कौन सा नाम था या कब यहां पर यूपी के इस नाम से जानते रहे। इसी तरीके से 24 जनवरी 1950 से इसका नाम संयुक्त प्रांत के स्थान पे जो वर्तमान नाम है उत्तर प्रदेश कर दिया गया और 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में यहां पर मनाया गया। तो यूपी के नामकरण का भी इतिहास, और अगर यहां से आपको प्रश्न आता है तो आपका प्रश्न अब गलत नहीं होगा, क्योंकि सारे फैक्ट हमने एक ही जगह पर पढ़ लिए हैं। आगे देखते हैं प्राचीन काल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी, जहां से प्रश्न आपको बन सकता है। सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें कि पाषाण काल को लेकर के यूपी बेस्ड आपको किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, जिसमें अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य क्या मिले हैं, तो प्रयागराज में आपको क्या मिला है, प्रयागराज में जो है बेलन घाटी जो है वो पूरा पाषाण कालीन एक तो स्थल है और कहां मिला है तो यूपी में प्रयागराज मिला है। नाम क्या है तो बेलन घाटी है। इसी तरह सोनभद्र जिले में जो मिला है उसे हम कहते हैं सिंगरौली घाटी, और चंदौली जिले से मिला है चकिया तहसील में आपको पूरा पाषाणकालीन स्थल। तो 3 स्थल हैं, कहां हैं वो भी ध्यान रखेंगे, प्रयागराज, सोनभद्र, चंदौली, 3 स्थल है। इसी तरीके से बेलन घाटी जो है वो पुरातात्विक स्थल की खोज और उत्खनन का जो कार्य किया गया वो किसके सानिध्य में किया गया, देखरेख में किया गया, तो वो भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, इनका नाम था प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में इसकी यहां पर खोज हुई थी और बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है और पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के प्राय सभी उपकरण जो हैं वो किस तरीके के हैं, किस पदार्थ के हैं, तो क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित है।
तो बेलन घाटी की खोज हुई है प्रयागराज में। बेलन घाटी खोज किसके देखरेख में हुई है? तो इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं GR शर्मा। मिला क्या है वहां से? तो मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जो कि अस्थि निर्मित है। और इसके अलावा देखा जाए तो वो जो भी यहां पर आपके उपकरण मिले हैं वो किसके मिले हैं? क्वार्ट्जाइट पत्थर के। तो ये 4-5 बेसिक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को लेकर के उत्तर प्रदेश में क्या क्या फैक्ट है प्रमुख रूप से? तो पहली चीज तो मिर्जापुर सोनभद्र का जो इलाका है, मिर्जापुर सोनभद्र के मुरैना पहाड़ और बगही खोर, लिखहिया, दक्षिणी प्रयागराज और प्रतापगढ़ के सरायनाहर से 14 समाधान, महदहा से गर्त चूल्हे का साक्ष्य, दमदमा से हड्डी और सींग के उपकरण आभूषण, गर्त चूल्हे और 41 समाधान के साक्ष्य मिले हैं। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल भी देखा जाए तो आपको कहां कहां मिले हैं? मिर्जापुर सोनभद्र, दक्षिणी प्रयागराज और प्रतापगढ़ के सरायनाहर में ये 3 स्थल आपको पूरा पाषाण कालीन है। क्या क्या मिला है तो उसकी भी यहां पर आपको जानकारी दी गई है। जैसे आपको क्वेश्चन हो सकता है कि समाधान कहां से मिले हैं? देखिए तो प्रतापगढ़ से मिले हैं। प्रतापगढ़ में 2 जगह यहां पर देखा जाए तो सरायनाहर में 14 समाधान मिले हैं और वहीं आपको दमदमा में 41 समाधान मिले हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो जाते हैं कि गर्त चूल्हे कहां से मिले हैं, समाधान कहां से मिले हैं, मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं। तो यहां से कोई फैक्ट आपका गलत नहीं होने जा रहा है। इसी तरीके से देखा जाए तो नव पाषाण कालीन स्थल को लेकर के भी प्रश्न बनते हैं। नव पाषाण कालीन स्थल में आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश में नव पाषाण कालीन साक्ष्य, प्रदेश में नव पाषाण कालीन जो साक्ष्य हैं तो प्रयागराज जिले के बेलन घाटी में, बेलन घाटी में जो क्षेत्र है यहां पर देखा है कोल्ढीवा है, महदहा है, पंचो है। वहीं मिर्जापुर सोनभद्र और प्रतापगढ़ के जो क्षेत्र हैं यहां से आपको इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक इसी तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो भी कहां से प्राप्त हुआ है? तो यूपी में देखा जाए तो आपका जिला है संत कबीर नगर जिला। ध्यान रखिएगा किस चीज का है? कृषि का। कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य यूपी के संत कबीर नगर जिले से मिला है और यहां से 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 8000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य मिले। यानी कि इतने पुराने समय से चावल की यहां पर खेती हो रही थी या चावल का उगाया जाना हो रहा था और इसके साक्ष्य यहां पर आपको मिलते हैं जो 1000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व है। और अभी क्या चल रहा है? सन 2026। इसी तरीके से नव पाषाण काल, नव पाषाण काल अगर हम देखें तो प्रदेश में इस काल की सभ्यता के साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं? मेरठ और सहारनपुर। अच्छा एक चीज ध्यान भी रखिएगा, जो नव पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है, इसके साक्ष्य देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से मिल रहे हैं, जैसे सोनभद्र है, प्रतापगढ़ है, प्रयागराज है। वहीं अगर हम देखें जो ताम्र पाषाण काल के आपको साक्ष्य मिल रहे हैं ये पश्चिमी यूपी में देखा है तो मेरठ और सहारनपुर से यहां पर इसके साक्ष्य मिले हुए। तो स्थिति जो है यहां पर आपको देखा जाए तो थोड़ी सी अलग मिलती है। इसी तरीके से और भी इलाके जो इसके अंतर्गत आते हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़ के उत्खनन से नव पाषाण काल के औजार और हथियार भी आपको मिले हैं। इसके बाद शुरू हो जाता है आपका हड़प्पा काल। तो ये हो गया आपके नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, वो सारी चीजें जानकारी हमने ले ली, उससे रिलेटेड फैक्ट हो गया और एक ही जगह पे आपको सारे फैक्ट क्लियर हो गए और यहां से एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अब दूसरा एक टॉपिक इतिहास में आता है वो हड़प्पा सभ्यता को लेकर के। तो हड़प्पा सभ्यता को लेकर के क्या यूपी से रिलेटेड कोई इतिहास है? यूपी में हड़प्पा सभ्यता को लेकर के क्या साक्ष्य मिले हैं? वहां से क्या प्रश्न आपको बनता है? तो एक चीज देखते हैं। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश में कौन से प्रमुख हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए तो मेरठ है, सहारनपुर है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, 4 क्षेत्र हैं। मेरठ में जो मिला है उसे हम कहते हैं आलमगीरपुर में कपास उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, मेरठ से मिले हैं। दूसरा सहारनपुर में जो साक्ष्य आपको मिला है वो हुलास से मिला है। तीसरा बागपत अगर हम देखें तो यहां पे क्षेत्र आता है सनौली और मुजफ्फरनगर में देखा है तो मांडी गांव। ये जो 4 जिले हैं या 4 क्षेत्र हैं ये आपको हड़प्पा कालीन स्थल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो वैदिक सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर वैदिक काल में हुआ। इस काल में प्रयोग में लाए गए मृतभांडों में केवल लाल मृतभांड के साक्ष्य जो हैं वो पूरे प्रदेश में मिले हैं। तो मृतभांडों को लेकर के अगर प्रश्न आता है कि वैदिक काल से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में किस तरीके के मृतभांड मिले हैं तो यहां पर आपको आंसर कर देना है केवल लाल मृतभांड, इसको टिक करके आ जाना है, केवल लाल मृतभांड मिले हैं। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में किस जिले का यहां पर उल्लेख मिलता है? तो कौशल यानी कि श्रावस्ती का उल्लेख मिला है शतपथ ब्राह्मण में।
इसी तरीके से महाजनपद काल को लेकर के अगर आपसे क्वेश्चन आए तो महाजनपद काल अगर देखा जाए तो यूपी काफी यहां पर इस मामले में समृद्ध है, उसका इतिहास, क्योंकि कहते हैं कि 16 महाजनपद हुआ करते थे और 16 महाजनपदों में अगर हम देखें तो 8 जो महाजनपद हैं वो यूपी में पाए गए हैं। तो चलिए समझते हैं। तो 16 महाजनपद में सबसे पहले तो कितने महाजनपद यूपी में हैं? तो 8 महाजनपद आपको यूपी में इसके साक्ष्य आपको मिलते हैं। कौन कौन से हैं, कहां कहां इनका विस्तार है, वो क्षेत्र भी ध्यान रखेंगे, और इनकी राजधानी कई बार पूछी जाती है तो उसका भी आंसर आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आता है पांचाल। किस तरीके का राजतंत्र था? तो यहाँ पे आपको देखा जो तंत्र हुआ था प्रशासनिक व्यवस्था, तो राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, यानी राजा यहाँ पर सर्वे सर्वा होता था सभी प्रकार के डिसीजन मेकिंग में, वहां पर उसका फाइनल आपको राजतंत्रात्मक प्रणाली के माध्यम से कार्य प्रक्रियाएं प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी। राजधानी क्या थी? तो अहिच्छत्र थी, और अहिच्छत्र जो वर्तमान समय से हम बरेली कहते हैं। विस्तार जो है पांचाल महाजनपद का जो एरिया था वो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के एरिया को मिला करके पांचाल साम्राज्य हुआ करता था, महाजनपद होता था। दूसरा जो महाजनपद है वो है कुरु महाजनपद। यह भी किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था थी? देखा जाए तो राजतंत्रात्मक प्रशासनिक प्रणाली यहां पर काम करती थी, और राजधानी इसकी देखा जाए तो इंद्रप्रस्थ, जिसे आज वर्तमान समय में हम दिल्ली कहते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा हिस्सा नहीं है तो हमारे कौन से एरिया इसके अंतर्गत आते हैं? तो इसमें अगर हम देखें तो मेरठ भी है, थानेश्वर है, और दिल्ली के आसपास के एरिया यहां पर, इनको मिला करके जो महाजनपद बनता है वो आपका कुरु बनता है। तीसरा जो महाजनपद है वो आपको वत्स महाजनपद है। यह भी देखा जाए तो आपको राजतंत्रात्मक प्रणाली है, और यहां पर इसकी राजधानी जो है वर्तमान समय में कौशांबी है। इलाहाबाद में आता था पहले कौशांबी, बाद में से अलग करके एक अलग ही जिला बना दिया गया। तो यहां पर इलाहाबाद का जो आसपास इलाहाबाद हो गया, कौशांबी का जो एरिया आपको हो गया, वो आता था वत्स राजतंत्र के अंतर्गत या वत्स महाजनपद के अंतर्गत। फिर पांचवा यहां पर आपको देखिए चौथा जो आपका महाजनपद है वो सूरसेन महाजनपद हुआ करता है। सूरसेन महाजनपद कैसा है? तो राजतंत्र है। राजधानी सूरसेन महाजनपद की हुआ करती है मथुरा, और मथुरा के आसपास के एरिया ही यहां पर इनका साम्राज्य आपको महाजनपद फैला हुआ था। इसके बाद कौशल आता है महाजनपद। कौशल जो महाजनपद था वो भी एक राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, और देखा जाए तो साकेत जो वर्तमान समय में जिसे हम अयोध्या है, श्रावस्ती वाले एरिया हैं, ये आपको आता है कौशल यहां पर राजतंत्र की। और अवध के आसपास का जो एरिया है, अवध, साकेत, श्रावस्ती जो भी हम कहते हैं, ये सारा एरिया मिलाकर के आपको बनता था कौशल महाजनपद। इसके बाद आता है मल्ल। मल्ल जो है गणतंत्रात्मक प्रणाली पर काम करता था। जैसे भारत आज वर्तमान समय में क्या है? गणतंत्रात्मक देश है, जहां पर राष्ट्रपति जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है, जहां पर जनता के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। तो भारत भी देखा है गणतंत्रात्मक प्रणाली थी, और सभी महाजनपदों में एकमात्र जो गणतंत्रात्मक प्रणाली थी वो मल्ल महाजनपद की थी। और यहां पर देखिए इनकी भी राजधानी जो हुआ करती थी वो कुशीनगर हुआ करती थी, और कुशीनगर देवरिया वाला जो एरिया है वो यहां पर इस महाजनपद का क्षेत्र होता है। इसके बाद काशी आता है, राजतंत्रात्मक प्रशासनिक प्रणाली है। वाराणसी इसकी राजधानी हुआ करती है, और वाराणसी के आसपास का एरिया इनका है। चेदी महाजनपद भी राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। शुक्तमती या बांदा का जो एरिया है वो यहां पर आपको इसकी राजधानी थी, और बांदा के आसपास का एरिया जो है वो चेदी राजतंत्रात्मक या महाजनपद प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो ये आपको महाजनपद को लेकर के अगर प्रश्न आए तो यहां पर आपको ये चीजें फैक्ट याद रखना है। चलिए, अब इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर जैन तीर्थंकरों को लेकर के, स्थलों को लेकर के प्रश्न आए तो उसका भी यहां पर आपको आंसर कर सकते हैं। एक भी प्रश्न यहां पर जैन इससे रिलेटेड गलत नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश के जैन तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं इसकी जानकारी आपको देते हैं बहुत ही शॉर्ट में। सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या। अयोध्या क्यों यहां पर जैन तीर्थ स्थल है? क्योंकि यहां पर अगर हम देखें प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ, एक तो यही फैक्ट हो गया कि प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या है? तो ऋषभनाथ है। इसके अलावा द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? तो अजितनाथ है। चतुर्थ तीर्थंकर कौन थे? अभिनंदनाथ है। पंचम तीर्थंकर तो सुमितनाथ है। इन सब का जो जन्म स्थल है वो अयोध्या है। यानी कि उत्तर प्रदेश के जैन तीर्थ स्थलों में जो तीर्थंकर हुआ करते थे उसमें से पहले 5 में से 4 जो तीर्थंकर थे वो अयोध्या से हैं। इसी तरीके से वाराणसी में देखे जाए तो 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्मस्थल है। 2 तीर्थंकर वाराणसी से आए। श्रावस्ती देखा जाए तो तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर से संबंधित आपको स्थल है श्रावस्ती। प्रभोषा क्यों यहां पर जैन तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध है? क्योंकि प्रभोषा जो कि कौशांबी में पड़ता है, यहां पर 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित स्थल आपको पाए जाते हैं। कांपिल्य फर्रुखाबाद विमलनाथ की यहां पर जन्मस्थली है। कांकड़ी
कांकड़ी देखा जाए तो नवे तीर्थंकर सुविधानाथ की यहां पर आपको निवास स्थल है। महोबा में देखा जाए तो गोखर पर्वत चट्टानों को काटकर बनाई गई 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। और देवगढ़ को देखा जाए तो प्राचीन जैन मूर्तियों और शिल्प कला हेतु यहां पर विख्यात है। तो ये सभी जो स्थल हैं या तो तीर्थंकरों से कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट उनके जन्म स्थान के तौर पर है, या तो यहां पर मंदिर हैं, या तो यहां पर आपको देखा जैसे कि आपको प्रतिमाएं आपको हैं शिल्पकलाओं के लिए। तो इस तरीके के यहां पर विख्यात जो स्थल हैं सभी का नाम ध्यान रखना है, कौन किसके लिए प्रसिद्ध है वो भी है, किसका जन्म कहां पर हुआ उससे रिलेटेड जानकारी है, ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से महावीर स्वामी ने पावापुरी में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है, इस फैक्ट को भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। जैन धर्म के बाद एक और यहां पर लगातार पूछा जाने वाला एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को लेकर के भी प्रश्न आपको आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपी को लेकर के खासकर अगर हम बात करें। यूपी में बौद्ध धर्म को लेकर के सबसे पहली जो संदर्भ यहां पे ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। और वो एक छोटे गणराज्य कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा थे। किसके राजा थे? तो कपिलवस्तु के। प्रशासन प्रणाली कैसी थी? तो गणतांत्रिक। शाक्यों के प्रधान हुआ करते हैं। और कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में अवस्थित है। तो इनका भी इतिहास जो शुरू होता है वो भी यूपी से शुरू होता है। पहला जो उपदेश दिया था वो यूपी में दिया, सारनाथ में। ऋषभपत्तन कहते हैं या मृगदाओं किया कहा जाता है, जो प्राचीन नाम रहा है। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा गया है, जो उनका पहला उपदेश यहां पर दिया गया है। और बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक जो उपदेश दिए वो कहां दिए हैं? तो कौशल देश में की राजधानी श्रावस्ती में। तो सर्वाधिक जो उपदेश हैं वो भी यूपी में है, श्रावस्ती जिले जिसे वर्तमान समय में कहते हैं, पुराने कौशल महाजनपद के श्रावस्ती राजधानी में दिए हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन कि बुद्ध का महानिर्वाण जो है 80 वर्ष की अवस्था में हुआ, वो कहां हुआ? कुशीनारा। कुशीनारा को वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं? तो कुशीनगर के नाम से जानते हैं। सन अगर आपसे पूछा जाए तो 483 ईसा पूर्व यहां पर बताना है। और गौतम बुद्ध का अधिकांश जो जीवन है वो कैसा रहा है? सन्यासी जीवन रहा है। और उन्होंने ये सन्यासी जीवन ज्यादा व्यतीत कहां किया है? तो उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत किया है। और इस प्रदेश को इसीलिए बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। तो प्रश्न ये भी हो सकता है अगर आपसे कि बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है? तो यूपी को कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पर सारी प्रक्रिया बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको शुरू की गई है। उनके जहां से संस्थापक रहे हैं, उनके आपके कह सकते हैं बौद्ध धर्म बुद्ध जो महात्मा बुद्ध रहे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा जो भी उनके द्वारा दी गई है, जो प्रवचन दिए गए हैं, जो यहाँ पर सारी प्रक्रियाएं रही हैं महत्वपूर्ण, वो भी यहीं पर हुई हैं। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश के 7 मुख्य गणराज्य कौन थे? ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में आपको आंसर कर देते हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार पर्वत चुनार के भाग्य, केलपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोलिय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल और पिप्पलीवन के मौर्य। ये प्रमुख आपको 7 मुख्य गणराज्य थे। सॉरी। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रमुख बौद्ध स्थापत्य क्या क्या रहे हैं? तो इसमें देखिए आपको ध्यान रखना है ये सारे बौद्ध स्थापत्य कहां से हैं, प्रमुख हैं, जिले कौन से हैं या क्षेत्र कौन सा है, ये आपसे प्रश्न हो सकता है। तो इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले यहां पर ध्यान रखना है, जो पहला यहां पर है वो है जेतवन विहार। जेतवन विहार यूपी में कहां पड़ता है? श्रावस्ती में पड़ता है। विश्व शांति घंटी कहां पड़ता है? ये भी श्रावस्ती में पड़ता है। इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई है? तो जापान की सहायता से की गई है। किसकी स्थापना? विश्व शांति घंटी की। कहां? श्रावस्ती में। चौखंडी स्तूप यूपी में कहां है? तो सारनाथ में है। धर्म राजिका का स्तूप कहां पड़ता है? तो यूपी में सारनाथ में है। फिर इसी तरीके धमेक स्तूप कहां है? तो इसे हम यहाँ पे धर्मचक्र स्तूप भी कहते हैं। राणा भर स्तूप भी देखा जाए तो आपको कुशीनगर साहब को पड़ता है। तो सारनाथ में है, कुशीनारा में है, श्रावस्ती में है। ये 3 आपको क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, यहीं पर ये सारे आपको घंटी स्तूप या इससे रिलेटेड आपको डेटा है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में मौर्य काल से संबंधित प्रमुख स्थल भी आपसे हो सकता है, पूछ लिए जाए तो वो भी बता दें। तो मौर्य काल का जो विस्तार यूपी में आपको देखने को मिलता है ये है अहरौरा। अहरौरा जो है वो मिर्जापुर का एक लघु शिलालेख है, जहां पर इसकी जानकारी हमें मिलती है उस शिलालेख से। इसके अलावा टोपरा शिलालेख जो कि खिजाबाद सहारनपुर का एक स्तंभ लेख है, जहां पर मौर्य साम्राज्य की हमें बारे में जानकारी मिली है। इसके अलावा सोहगौरा कांस्य अभिलेख है, जो अकाल से संबंधित अभिलेख है। मेरठ का स्तंभ लेख है।
तो ये सारी जो स्तंभ लेख हैं या फिर आपको शिलालेख हैं या अभिलेख हैं, ये आपको यूपी में पाए गए। इससे ये पता चलता है कि यूपी में यहां पे मौर्य साम्राज्य का विस्तार रहा है। कौशांबी का जो स्तंभ लेख है, या हम कहें सारनाथ का लघु स्तंभ लेख है, इसके अलावा टोपरा एवं 8 आपको देखा टोपरा में 8 स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में तथा कौशांबी के स्तंभ लेख को अकबर के द्वारा प्रयाग किले में जो है स्थापित करा दिया गया था। यानी कि ये जो मौर्य साम्राज्य आपको स्तंभ लेख शिलालेख थे, इनको अलग अलग समय में दो, यहां पे एक तो फिरोज शाह तुगलक और दूसरा यहां पे अकबर के द्वारा जो है किलों में लगवा दिया गया है। उसके सारनाथ स्तंभ लेख के शीर्ष पर बने सिंहों की आकृति को ही भारत सरकार के द्वारा अपना वर्तमान समय में राजकीय चिन्ह आपको घोषित किया गया है, जिसे आप जो है भारतीय यहां पर मुद्रा पर भी देख सकते हैं। कई सारी यहां पर इंस्टीट्यूशनल जो गवर्नमेंट है आपको विभाग इत्यादि हैं, वहां पर भी आप उसे देखेंगे, क्योंकि राजकीय चिन्ह है तो वहां पर आपको इसका प्रयोग लगातार होते हुए देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें मौर्योत्तर काल को लेकर के उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट जो इतिहास है, तो मौर्योत्तर काल यूपी में इतिहास जो है वो सबसे पहली चीज अयोध्या से जुड़ता है। अयोध्या जो है वो प्राचीन नाम इसका अयातसा हुआ करता है, तो जो मौर्योत्तर काल से रिलेट करता है। यहां पर अयोध्या शिलालेख का संबंध है, यानी कि एक अयोध्या शिलालेख पाया जाता है। इस अयोध्या शिलालेख में ही जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है पुष्यमित्र शुंग के बारे में, और पुष्यमित्र शुंग जो होते हैं वो मौर्योत्तर काल के यहाँ पे शासक हुआ करते थे, जो एक तरीके से यहाँ पर इसकी पुष्टि इससे होती है। इसके अलावा कुषाणों की जो पहली राजधानी थी पेशावर, जबकि दूसरी और पूर्वी जो राजधानी उन्होंने बना रखी थी वो कहां बना रखी थी, यूपी में बनाई थी, और किस क्षेत्र में बनाई थी, मथुरा में बनाई थी। तो कुषाणों की जो यहां पर आपको एक राजधानी, जो दूसरी राजधानी भी आप कह सकते हैं, कहां पाई गई है, तो ये आपको बना रखी थी मथुरा में। तो ये दो फैक्ट हैं आपको मौर्योत्तर काल से रिलेट करते हैं। इसी तरीके से यूपी के प्राचीन इतिहास में एक और काल आता है जिसे हम कहते हैं गुप्त काल। गुप्त काल को लेकर के भी एक प्रश्न आपको यहां पर बनता हुआ दिखाई देता है, उससे रिलेटेड यहां पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसमें यहां पर देखा जाए तो पूछा जाता है कि गुप्त शासक, जिसमें आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट रहता है जिसको कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित एक जो फैक्ट यूपी से रिलेट करता है वो ये है कि उत्तरापथ और दक्षिणापथ के अभियानों का जो उल्लेख उनके द्वारा किया गया है वो किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति जो है, प्रयाग यानी कि वर्तमान में प्रयागराज जो जिला है, उत्तरापथ के 12 राज्यों में से 4 उत्तर प्रदेश में आपको अवस्थित हैं। वहीं भीतरी स्तंभलेख जो कि वर्तमान समय कहां पाया गया है, गाजीपुर में, इसमें भी पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो एक इतिहास के कालक्रम में हमें बहुत सारी जो जानकारी मिलती है, जो गुप्त काल है या मौर्योत्तर काल है, मौर्य काल है, इस तरीके के स्तंभलेख शिलालेख यहां से काफी जानकारी मिलती है। और यूपी में इनकी उपस्थिति जो है वो कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में पाई गई है, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इनको हमेशा यहां पर ध्यान रखना है। कौन से शिलालेख, कौन से स्तंभलेख कहां से पाए गए हैं और किस काल या किस राजा से संबंधित है, ये जानकारी मैक्सिमाइज यहां पर देखा है स्टैटिक जीके के अंतर्गत आपको हमेशा रिवाइज करनी है। मल्टीपल रिवीजन करोगे ज्यादा यहां पर अच्छे से याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है गढ़वा। गढ़वा कहां पड़ता है, प्रयागराज में। प्रयागराज में देखा जाए तो कुमारगुप्त के 2 शिलालेखों और स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख मिला हुआ है। तो ये जो फैक्ट है ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मंदिर कला के बारे में बात करेंगे। तो मंदिर कला का जो विकास है वो गुप्त काल में हुआ, और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं, मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं और कई अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे पूछा गया है कि भीतरगांव का जो मंदिर यहां पर देखा है उत्तर प्रदेश में कहां पाया गया है, तो कानपुर में। ऐसे भीतरी जो है गांव आपका मंदिर कला का जो विकास है ये गाजीपुर में है। देवगढ़ का जो इतिहास है आपको मंदिर का, वो यहाँ पे झांसी है। तो ये 3 अलग अलग मंदिर हैं, 3 अलग अलग जगहों पर। भीतरगांव का मंदिर है, भीतरी है, देवगढ़ है, और ये झांसी, कानपुर और गाजीपुर में यहाँ से मंदिर के अवशेष मिले हैं। और ये मंदिर के अवशेष किस काल के बताए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, गुप्त काल के अवशेष हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे देखिए, भारत में पूछा जाए कि अगर आपको शिखर युक्त मंदिर का निर्माण का पहला उदाहरण, एक क्वेश्चन इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत में शिखर युक्त मंदिर निर्माण का पहला जो उदाहरण मिलता है वो कहां मिलता है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और ये कहां है, यूपी में झांसी में है। ये गुप्तकालीन मंदिर है और अन्य मंदिरों में केवल मंडप होता था, और उसके विपरीत इस मंदिर में देखा जाए तो आपको 4 मंडप हैं, जो इस मंदिर की एक अलग ही विशेषता यहां पर दर्शाता है। इसी तरीके से जो भीतरगांव का मंदिर है जो कानपुर में बना हुआ है, इसकी विशेषता क्या है,
इस मंदिर में अगर हम देखें तो ईंट पत्थर के बने गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। यह शिखर युक्त है और यह मंदिर देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में बनवाया गया है। तो इसको यहां पर आपको देखा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में बनाया हुआ कौन सा मंदिर है, तो यहां पर आपको भितरगांव कानपुर में मंदिर है और गुप्तकालीन अवशेष है, शिखर युक्त है और ईंट और पत्थर से बना है। चलिए बात करेंगे अगला यहां पर गुप्तोत्तर काल से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में, जिसमें आता है वर्धन वंशी सम्राट जो थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद आयोजित करता था। बासखेड़ा अभिलेख में हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना, सैनिक अभियानों का भी उल्लेख मिलता है। तो हर्षवर्धन को लेकर के देखा है तो दो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। प्रयाग में वो हमेशा क्या करता था, हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन, और बासरखेड़ा अभिलेख में उसकी वंशावली, प्रशासनिक संरचना के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी तरीके से यहां पर अगर हम देखें तो प्रतिहार जो कन्नौज को लेकर के कुछ यहां पर फैक्ट है उसको पहले देख लेते हैं। कन्नौज को प्राचीन काल में हम कान्यकुब्ज के नाम से जानते हैं। एक पुराने नाम की एक शैली भी होती है जो कई एग्जाम में पूछी जाती है। जो वर्तमान नाम है पहले क्या नाम था या प्राचीन काल में इसका क्या नाम था, उसको मिलान करने को लेकर, सूची को लेकर या सही मिलान है या नहीं, इसको लेकर के भी आपसे क्वेश्चन रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे पुराने नाम भी कई बार ध्यान रखने चाहिए। जैसे कन्नौज को पुराने समय में अब जो नाम हुआ करता था उसे हम कान्यकुब्ज के नाम से जानते थे। पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन के काल में 606 से 647 ईस्वी में कन्नौज नगर जो था उसे महोदय श्री अथवा महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता है, या जो पुराना नाम यहां पर कन्नौज का था कान्यकुब्ज के साथ साथ देखा है महोदय श्री या महोदय नगर भी था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को महोदय बताया गया है। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य दीर्घकालीन त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, जिससे आगे चलकर के तीनों ही यहां पर जो वंशावलियां थी वो कमजोर हो जाती हैं और इससे धीरे धीरे यहां पर जो आगे का शासनकाल की प्रक्रिया है, जो इतिहास भारत का है, वो काफी यहां पर बदल जाता है। सर्वाधिक समय तक अगर आपसे पूछा जाए कि कन्नौज पर किसका शासन रहा है, तो इसका आंसर यहां पर आपको करके आना है गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया हुआ है। कन्नौज पर सर्वाधिक जो शासन किया है वो गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा किया गया है। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर यहां पर आक्रमण किया है। तो ये कन्नौज से रिलेटेड अलग से ही यहां पर ये सारा इतिहास जो है वो सारा कुछ एक ही जगह पे हमने डिस्कस कर लिया कन्नौज से रिलेटेड। इसके बाद प्रतिहारों के बारे में भी बता दें। प्रतिहारों से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में दो नए राजवंश जन्मे, ठीक है। इसमें एक है महोबा के चंदेल और कन्नौज व बनारस के गहड़वाल, दो यहां पर आते हैं। गहड़वाल नरेश जो होते हैं वो गोविंद चंद्र की पहली पत्नी कुमार देवी ने सारनाथ में जिन धर्म चक्र बिहार बनवाया था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हाईलाइट भी करते चलेंगे। इसी तरह मथुरा साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र रहा। यह श्वेतांबर जैन मत का केंद्र था और यहीं पर अगर हम बात करें तो बौद्ध मत की सर्वास्तिवादी विचारधारा का उद्भव भी हुआ और विकास भी हुआ। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो जो मथुरा रहा है वो प्राचीन समय में वस्त्र निर्माण के केंद्र के तौर पर औद्योगिक नगरी भी रहा है, वहीं धार्मिक नगरी के तौर पर बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित भी इसका डायरेक्ट एक का आपको कनेक्शन मिलता है। इसी तरीके से मथुरा कला शैली, जो मंदिर निर्माण शैली की यहां पर आपकी बात की जा रही है, आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से, स्थापत्य के दृष्टिकोण से भी यहां पर मथुरा का अपना एक महत्व रहा है। और मथुरा कला शैली में हम बात करें तो बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण भी हुआ। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जो बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण हुआ है वो मथुरा कला शैली में हुआ है। इसी तरीके से कुछ और ऐसे फैक्ट हैं, जैसे कि 831 में महोबा में चंदेलों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी और चंदेलों का जो राज्य था उसको किस नाम से हम जानते थे, जेजाक भुक्ति या जुझौती के नाम से चर्चित हुआ करता था। चलिए अब बात करेंगे, आएंगे अब यहां पर मध्यकालीन इतिहास के उस समय में जब सल्तनत काल का विस्तार होता है। सल्तनत काल यहां पर ये मध्यकालीन इतिहास की जो यूपी में जो प्रमुख फैक्ट हैं, जहां से प्रश्न आपको बन सकता है, क्या क्या चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी चीजों को रिवाइज करना है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उनको हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। 1202 ईस्वी में चंदेल शासक परमार्दिदेव को कालंजर में पराजित करने वाला जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। सल्तनत काल में देखें तो बदायूं का एक प्रमुख एकता हुआ करती थी और सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहां का सूबेदार हुआ करता था, तो बदायूं का ही सूबेदार था। सल्तनत काल में कड़ा मानिकपुर की भी काफी बात यहां पर आती है, तो इसका यहां पर इंपॉर्टेंस क्यों था। जो कड़ा है
वो एक महत्वपूर्ण एकता हुआ करती थी। और ये कहां पड़ता है? तो प्रयागराज के निकट पश्चिम में गंगा तट पर आपको स्थित है। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार जो था वो अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था, उसके कारण ही काफी चर्चा का विषय रहा है। इसकी अपनी एक पृष्ठभूमि जो रहे वो बहुत ही सशक्त रही है। यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपना देवगिरी अभियान को संपन्न किया था। इसके बाद आता है 1296 ईस्वी में। 1296 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहीं कड़ा नामक स्थान पर ही की गई थी। तो काफी सारे जो इतिहास है वो यहां पर आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है। फिर फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश के 2 नए नगरों का निर्माण किया था, जिसमें से एक था फिरोजाबाद और दूसरा है जौनपुर। ये दोनों ही जो शहर हैं वो फिरोज तुगलक के द्वारा बनवाए गए थे यूपी में, जो वर्तमान समय में आपको देखने को मिलते हैं। जौनपुर की अगर बात करें, उसका इतिहास यह है कि 1358 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम था जौना खां, की स्मृति में इसको निर्मित कराया था। जौनपुर के सरकी साम्राज्य की स्थापना जो है मलिक सरवर ख्वाजा जहां के द्वारा की गई थी। तो ये एक फैक्ट है। इसके बाद सिकंदर लोदी से रिलेटेड भी फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है यूपी के इतिहास को लेकर के, कि आगरा जो वर्तमान जो शहर है ये किसके द्वारा बसाया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा। वो भी कब बसाया गया था? 1504 में। और आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। जौनपुर के शिक्षा, संस्कृति, कला, व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। तो जौनपुर को लेकर के यहां पे जो फैक्ट है आपको ध्यान रखना है, उसे सिराजे हिंदुस्तान या पूर्व का सिराज भी किसे कहा जाता है? यूपी के किस शहर को यह नाम दिया गया है? जौनपुर को कहा गया। किस कारण से कहा गया है? क्योंकि वो शिक्षा, संस्कृति, कला और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र जो है मध्यकालीन समय में हो गया था। मुगल काल में आगरा जो है वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन जाता है। और आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में मुगल काल में नील की खेती यहां पर हुआ करती थी। तो ये भी आपको फैक्ट इसमें ध्यान रखने हैं। अच्छा, एक चीज और है, देखिए उत्तर प्रदेश में मुगल काल को लेकर के सल्तनत के बाद जो अगला यहां पर आपको मध्यकालीन इतिहास का एक हिस्ट्री आपको है, उसमें 2 प्रमुख सल्तनत हैं। एक तो सल्तनत अकाल है और दूसरी यहां पर मुगल काल है। इनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो भी आपको काफी ज्यादा यूपी से रिलेट करता हुआ है, काफी इनका विस्तार है और काफी यहां पे एक समृद्ध इतिहास आपको देखने को मिलता है। और कई सारे, जैसे अभी हमने देखा कि कई सारे शहर भी जो हैं वो सल्तनत काल और या हम कहें मुगल काल में यूपी में नए यहां पर बसाए गए थे। और इस कारण स्थापत्य की जो भी यहां पर संरचना भी है वो इस काल में तेजी से आपको विकसित होते हुए देखी गई है। जैसे मुगल काल के इतिहास को लेकर के अगर आपको बताऊं तो बाबर ने आगरा को अपनी पहली राजधानी बनाया और यहीं से बाबर ने संभल एवं अयोध्या में जो है मस्जिद का निर्माण भी कराया था, जो वर्तमान समय में देखा जाए तो विवाद का विषय भी बनी है। बाबर के द्वारा जो अभी बात की जाती है कि जो अयोध्या में जो मस्जिद बनवाई गई बाबर के द्वारा बनवाई गई थी, जिसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया था, जिसे आपको फिर 1992 में टूटती है और वर्तमान समय में यहाँ पे अयोध्या राम मंदिर आपको काफी लंबे समय तक कोर्ट में सुनवाई के पश्चात आज राम मंदिर का निर्माण हो गया है। ऐसे भी हाल में देखा जाए तो यूपी में संभल में भी इसी तरीके के विवाद आपको लगातार बना हुआ है। प्रयाग को इलाहाबाद जो नाम दिया गया था वो अकबर ने दिया था और अकबर ने ही इलाहाबाद के किले का भी निर्माण कराया था। और वापस से देखा है तो योगी सरकार के द्वारा इलाहाबाद का जो नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। इसी तरह अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी को, ध्यान रखिएगा, फतेहपुर सीकरी को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि यहां पर मानता था। और सलीम जो उसका यहां पर पुत्र था जहांगीर का जन्म भी देखा जाए तो कहां हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इसमें शेख सलीम की यहां पे खानकाह हुआ था और 1573 से 58 तक फतेहपुर सीकरी को ही मुगल साम्राज्य ने अपनी राजधानी भी यहां पर बना रखा था। तो काफी के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपको है, फतेहपुर सीकरी को मुगल काल में देखा जाए तो कई अलग अलग पहलुओं से यहां पर काफी यहां पर विशेष दर्जा मिला हुआ था। इसके अलावा अकबर के शासनकाल में देखा जाए तो उसकी जो सभा हुआ करती थी उसमें नवरत्न हुआ करते थे। उन नवरत्नों में से 2 लोग जो थे वो आपको यूपी से रिलेट करते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के थे बीरबल और दूसरे थे टोडरमल। अकबर के 9 रत्नों में शामिल बीरबल जो थे वो कालपी से इनका संबंध हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, बीरबल कहां से थे? कालपी से थे। और यहां से बीरबल का रंग महल और मुगल कालीन टकसाल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से अकबर के शासनकाल के बाद अगर हम देखें तो औरंगजेब का भी कुछ यहां पर एक इतिहास जो है वो आपको कुछ हाईलाइटेड पहलू हैं, उनको यहां पे ध्यान रखना है कि 1659 में देखा जाए तो एक युद्ध हुआ था जिसमें औरंगजेब के द्वारा अपने भाइयों को लेकर कहते हैं ना कि उत्तराधिकार का युद्ध,
जिसके माध्यम से फाइनली यहाँ पे औरंगजेब जो है वो मुगल काल के यहाँ पर गद्दी पर बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर। तो यहाँ पर औरंगजेब और शाह सुजा के मध्य एक युद्ध हुआ था और वो उस युद्ध का नाम था खंजवा का युद्ध। और ये खंजवा का जो युद्ध है वो कहाँ है, ये फतेहपुर में पड़ता है, ठीक है। तो फतेहपुर में यहाँ पर खंजवा का युद्ध हुआ था और इसी युद्ध में शाह सुजा को औरंगजेब के द्वारा हराया गया था। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य के उदाहरण की बात करें, क्योंकि स्थापत्य को लेकर के आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, जैसे चित्रकलाएं हैं, स्थापत्य कलाएं हैं, मंदिर का को लेकर के हैं या भवन निर्माण को लेकर के हैं, किलों को लेकर के हैं, तो काफी प्रश्न यहां से भी आपको बन जाते हैं कि कौन सा किला, कौन सा मंदिर किसके द्वारा यहाँ पर बनवाया गया था, कौन सी मस्जिद, कौन से मकबरे बनवाए गए थे किसके द्वारा। तो इस पर यहाँ पर आपको देखा जाए तो उदाहरण के तौर पर फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य का उदाहरण जो है, इसमें एक आता है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, दूसरा है बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल और पंचमहल। और ये सारे के सारे कहां स्थित है, तो एक ही फैक्ट आपको ध्यान रखना है, फतेहपुर सीकरी में। ये सारी चीजें आपको कहां मिल जाएंगी, फतेहपुर सीकरी। तो कभी आप अगर फतेहपुर सीकरी विजिट करते हैं तो वहां पर आपको, आगरा अगर जाते हैं तो वहां पर सिर्फ ताजमहल ही नहीं देखना है, और भी अगर आपको चीजें विजिट करनी, इतिहास से अगर आपका थोड़ा सा लगाव है तो ये भाई सारी चीजें आपको आसपास देखने को मिल जाएंगी। अब आगरा की बात हो रही तो चलिए आगरा के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं, ठीक है। आगरा जो वर्तमान शहर है, इससे रिलेटेड क्या क्या इतिहास में फैक्ट जुड़े हुए हैं और क्या यहां से प्रश्न बन सकता है उसके बारे में। सबसे पहला जो प्रश्न यहां पर बन सकता है, जैसे कि कई बार कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको लेकर के भी प्रश्न आते हैं। तो आगरा अगर आपसे पूछा जाए आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यमुना नदी के तट पर यहां पर देखा है तो आगरा स्थित है। और आगरा को बसाया किसके द्वारा गया था, तो सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। और कब बसाया गया था, तो 1504 ईस्वी में। इसी तरह आगरा को शहर जो बसाया था वो सिकंदर लोदी ने बसाया था, लेकिन आगरा के किले का जो निर्माण कराया था वो किसके द्वारा कराया गया, अकबर के द्वारा कराया गया था, ठीक है। और यहीं पर हम देखें तो जहांगीर ने किले में से यमुना नदी के दूसरे तट तक एक सोने की जंजीर लगवाई थी, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। आगरा में ही स्थित मुसम्मन बुर्ज से हरम की औरतें पशुयुद्ध देखती थीं। और आगरा में ही हम बात करें तो नूरजहां ने अपने पिता इत्मादुद्दौला का मकबरा भी बनवाया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो सफेद संगमरमर से बने मकबरे के अलंकरण के लिए पित्तद्वय शैली का भी यहां पर प्रयोग किया गया है। इसको लेकर भी क्वेश्चन आता है कि किस शैली का प्रयोग यहां पे सफेद संगमरमर पे किया गया है, तो पित्तद्वय, ये काफी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये पूछे भी गई है। इसके अलावा आगरा का ताजमहल को कैसे भूल सकते हैं, ये किसके द्वारा बनाया गया, सभी को याद है, शाहजहां के द्वारा। किसके लिए बनवाया गया था, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। और शाहजहां ने आगरा फतेहपुर सीकरी की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो ये एक यहां पर बदलाव जो है आपको देखने को मिलता है। दिल्ली जो आपको राजधानी बनती है या किसके द्वारा जो बनाई गई थी, आगरा से स्थानांतरित करके शाहजहां के द्वारा स्थानांतरित की गई थी। चलिए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए मुगल काल के बारे में। अब अवध के नवाबों को लेकर के एक इतिहास अपना बहुत ही खास है, और लखनऊ को आज भी हम देखें तो नवाबों का शहर कहा जाता है। और इसकी शुरुआत जो होती है हम देखें तो अवध को लेकर के होती है। अवध के नवाबों की अपनी एक जर्नी रही है, अपना एक इतिहास रहा है, तो वो थोड़ा समझते हैं, जानते हैं क्या इतिहास है, कब से कब तक था और इनके समय में क्या कुछ हुआ, क्या महत्वपूर्ण रहा, क्या बन सकता है आपसे प्रश्न के रूप में। तो सबसे पहले देखा जाए तो सआदत खां की जो उपाधि है बुरहान उल मुल्क को अवध राज्य की स्थापना के साथ यहां पर मिलती है। अवध के नवाबों की जर्नी अगर हम देखें कितने नवाब हुए तो 11 हैं। कब से कब तक हुए तो वो भी आपको बता दें। सबसे पहले अवध के नवाब, अगर आपसे क्वेश्चन हो पहला अवध का नवाब कौन बनता है, तो सआदत खां बुरहानुल मुल्क। कब से कब तक रहते हैं, 1732 से लेकर के 1739 ईस्वी तक। दूसरे जो यहां पर अवध के नवाब बनते हैं वो है सफदरजंग, जो कि 1739 से लेकर के 1753 ईस्वी तक बनते हैं, रहते हैं। इसके बाद सफदरजंग के बाद फिर आते हैं शुजाउद्दौला का कार्यकाल आपको शुरू होता है, शासनकाल, और 1753 से लेकर के 1775 तक ये अवध के नवाब रहते हैं। इसके बाद आशफुद्दौला बन जाता है अगला अवध का नवाब, जो 1775 से लेकर के 1797 तक शासन संभालता है। वजीर अली बहुत ही कम समय तक, मात्र 4 माह का शासन इसका रहता है 1797-98 में। उसके बाद सादत अली खां बन जाते हैं 1798 से 1815 तक। फिर गाजीउद्दीन हैदर, इन्हें वर्ष 1819 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजा की उपाधि दी जाती है
और इनका जो कार्य शासनकाल रहता है वो 1815 से लेकर के 1827 ईस्वी तक रहता है। फिर नासिरुद्दीन हैदर बनते हैं 8वें, 1828 से लेकर के 1837 तक। मोहम्मद अली शाह का जो यहां पर अवध के नवाब बनते हैं वो 1837 से 1842 तक। उसके बाद अमजद अली शाह जो है 1842 से 1847 ईस्वी में, और लास्ट जो रहते हैं वो वाजिद अली शाह जो 1847 से 1856 ईस्वी तक रहते हैं। और इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है अवध के नवाबों की यहां पर जो वंशावली रहे, कब से कब तक कौन कौन रहा है, उनका कार्यकाल कितना रहा है, उससे अगर प्रश्न आपको आए तो वहां पर आपको गलत नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं अवध के नवाबों को लेकर के कुछ यहां पे महत्वपूर्ण अन्य यहां पर फैक्ट को लेकर के, जो प्रश्न के रूप में आपसे अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सफदरजंग को 1748 में मुगल साम्राज्य का वजीर भी बना दिया गया था और सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला नवाब बनते हैं। 1764 में एक युद्ध हुआ था जिसे बहुत ही निर्णायक युद्ध भारत के इतिहास में कहा जाता है, 1764 का बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध मीर कासिम का समर्थन यहां पर प्राप्त हो जाता है। उसके बाद इलाहाबाद की एक द्वितीय संधि होती है और अंग्रेजों एवं नवाब शुजाउद्दौला के मध्य, और इनका यहां पर मकबरा जो है गुलाब बाड़ी यानी कि अयोध्या में स्थित है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से नवाब आसफुद्दौला जो है 1775 में अपनी राजधानी फैजाबाद, जिसे वर्तमान समय में हम किस नाम से जानते हैं, अयोध्या, से लखनऊ को स्थानांतरित की है। तो यहां पर आप देखें जो अवध के नवाबों के द्वारा अपनी राजधानी लखनऊ बनाई जाती, जिसे आप लखनऊ नवाबों का शहर भी आज कहते हैं, उसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1775 में हुई थी और इसकी शुरुआत करने का श्रेय जो है नवाब आसफुद्दौला को जाता है। 1775 ईस्वी में ही उन्होंने अंग्रेजों से फैजाबाद की संधि भी की थी और इसको करके अंग्रेजों को बनारस सौंप दिया था। ठीक है, तो एक तरीके से ध्यान रखिएगा, बना जो फैजाबाद की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो आसफुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि किस संधि के माध्यम से अवध के नवाबों से अंग्रेजों को बनारस का क्षेत्र प्राप्त होता है, तो वो यहां पर फैजाबाद की संधि से। नवाब आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़ा बनवाया था और इस इमाम बाड़ा में स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया। तो इमाम बाड़ा जो लखनऊ का है वो किसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो नवाब आसफुद्दौला ने करवाया था। और नवाब आसफुद्दौला के बाद 1797 में वजीर अली नवाब बनते हैं। उनका शासनकाल मात्र 4 महीने का रहता है और अंग्रेजों इन्हें चुनार किले में ही कैद कर दिया। उसके बाद 1798 में सादत अली खां अवध का नवाब बनता है। 1802 में लॉर्ड वेलेजली से यहां पर एक सहायक संधि ये करते हैं। उसके साथ अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, ये गायक भी थे, संगीतकार भी थे, नर्तक भी थे, कलाकारों के संरक्षक थे, वास्तुकला में इनकी बहुत रुचि थी। और 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इसे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था और इस तरीके से अवध का जो यहां पे साम्राज्य था वो आपको ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है सन 1856 में, और इस तरीके से उनका इतिहास यहां पर हो जाता है समाप्त। इसके अलावा कुछ फैक्ट जैसे कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई है। 1757 में प्लासी के युद्ध तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। कब से कब के बीच में, 1707 से लेकर के 1757 के बीच में, मतलब 50 सालों में 5 यहां पे स्वतंत्र राज्य थे। मेरठ तथा बरेली के उत्तर में नाजिब खान नामक पठान नेता यहां पर राज्य था। दोआब क्षेत्र में रुहेलों के अंतर्गत रुहेलखंड राज्य स्थापित था। फर्रुखाबाद के बंगस पठानों के अंतर्गत मध्य दोआब का राज्य था। अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाबों का शासन था और बुंदेलखंड के क्षेत्र में मराठों का आधिपत्य था। तो इस तरीके से 5 अलग अलग राज्य यहां पर यूपी में आपको मात्र 50 साल में ही आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब बात करेंगे 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता आंदोलन में यहां पर जो आधुनिक इतिहास के दृष्टिकोण से कहानी शुरू होती है यूपी का आधुनिक इतिहास कैसा है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या पूछा जाता है, कहां से कौन से प्रश्न आते हैं और कौन से फैक्ट यहां पर जरूरी हैं जो एग्जाम के लिए आपके लिए पढ़ना और याद रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आता है 1857 का विद्रोह, जो कि यूपी में काफी यहां पर फोकस रहता है, काफी प्रश्न यहां पर बनते हैं और इसकी शुरुआत हम यहां पर इसको पढ़ने से करेंगे। 1857 की क्रांति जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो हुई थी मेरठ में हुई थी और यहां पर मंगल पांडे जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और बलिया जिले के निवासी थे, उनके द्वारा या उनके कह सकते हैं श्रेय उनको जाता है जिस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक स्टैंड लिया, अपनी बातों पर यहां पर अड़े रहे।
1857 की इस क्रांति का विद्रोह का सर्वाधिक जो प्रभाव आपको देखने को मिलता है वो किस क्षेत्र में, तो यूपी के अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा या बड़े तौर पे यहां पर आपको बनते हुए दिखाई देता है। इसी तरीके से 1857 के इस विद्रोह में शीघ्र ही अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि को स्वतंत्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों एवं जमींदारों ने यहां अपनी सरकारें स्थापित कर ली धीरे धीरे, जैसे जैसे, क्योंकि देखिए जब कोई अराजकता होती है तो उसका फायदा जो होता है हर कोई उठाना चाहता है, और यहां पर कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलता है कि एक तरीके से जैसे ही 1857 की क्रांति हुई, जिसे अराजकता ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसी क्रांति जो अंग्रेजों के विरुद्ध थी और उनको देश से बाहर करने के लिए, एक भारत को एकजुट करने के लिए और वर्तमान में राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव करने के लिए यह चीज आपको देखने को मिलती है, जहां सभी जो अंग्रेजों को बाहर करने के लिए लगातार यहां पर कार्य कर रहे थे, वो अलग अलग ना होकर के एकजुट तरीके से आपको काम करते हुए पहली बार आपको देखा गया, वो 1857 की क्रांति। 1857 के इस विद्रोह का विस्तार जो है वो कहां-कहां यूपी में हुआ, ये भी आपको फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसमें यहां पे देखा है इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहांपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बनारस, फैजाबाद, फतेहपुर, हाथरस आदि छोटे छोटे नगरों एवं कस्बों तक भी यहां पर हो जाता है। यानी कि यूपी के एक बड़े क्षेत्र में आपको 1857 क्रांति का प्रभाव देखने को मिला। अवध की बेगम जो है हजरत महल ने लखनऊ में ही विद्रोह का नेतृत्व किया और बेगम ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिजरिस कादिर को अवध का नवाब भी बना दिया। अच्छा, एक फैक्ट यहां पर आपको ध्यान रखना है, 1857 की क्रांति में जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला एक सवाल है वो है ये कि 1857 की क्रांति के कौन कौन से प्रमुख शहर रहे जो केंद्र हैं और उनका यहां पर नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, यहाँ की वहां का लीडर कौन था, नेता कौन था। तो उस बारे में आपको अगर प्रश्न आए तो यहां पर इस सूची को बस आपको याद कर लेना है। अगर इस सूची को याद कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए 1857 क्रांति से एक क्वेश्चन आप यहां पर जो है आराम से आपको पूछा जाता है और इसको आप आराम से यहां पर इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए इसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले लखनऊ में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया। इसी तरह कानपुर में देखा जाए तो नाना साहब जो मुख्य संचालक थे तात्या टोपे। बरेली में देखा है तो क्रांति के संचालक थे खान बहादुर खान। झांसी में जो 1857 क्रांति के जो लीडर यहां पे थी वो रानी लक्ष्मीबाई रही हैं। फैजाबाद में देखा है तो मौलवी अहमद उल्ला, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, कालपी में तात्या टोपे, मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह और बागपत में शाहमल। ये इन लीडरों के नाम ध्यान रखना है जिन्होंने 1857 की क्रांति में यूपी के अलग अलग शहरों में 1857 की क्रांति की कमान यहां पर संभाल रखी थी अंग्रेजों के विरुद्ध। चलिए अब यहां पे देखा है तो झांसी में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और इनके बचपन का जो नाम था वो कई बार पूछा जाता है तो मनु। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, मनु। और रानी लक्ष्मीबाई की वीरता पर मुग्ध होकर ही यहां पे जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि विद्रोहियों में यदि कोई मर्द था तो वो रानी थी। तो एक तरीके से यहां पर एक बहुत बड़ा कटाक्ष भी है, बहुत बड़ा यहां पर उनकी जो जिस तरह से उन्होंने वीरांगना के तौर पर जो वीरता उन्होंने दिखाई वो यहां पर कई सारे पुरुषों पर भी भारी पड़ती हुई दिखाई देती है और अंग्रेजों को भी यहां पर एक समय आपको पीछे हटना पड़ जाता है, कुछ ऐसी स्थिति उनके द्वारा क्रिएट की जाती है। इसी तरीके से 5 जून 1857 को नाना साहब को बिठूर यानी कि कानपुर का पेशवा घोषित किया जाता है। अजीजन बेगम का जन्म लखनऊ में हुआ था। दुर्भाग्यवश वह उस समय मशहूर तवायफ उमराव जान अदा के साथ कानपुर में नाचने गाने का काम करने लगी थी। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था, जिसके बाद यहां पर देखा जाए जो एक समय ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चलता था वो यहां पर सीधे ब्रिटिश शासन या राजशाही का शासन यहां पर चलने लगता है और ये घटनाक्रम 1857 की क्रांति के बदलाव के तौर पर देखा गया। और ये भी आपको जो पढ़ा गया या शासन में बदलाव की कहानी जो शुरू होती है कहां से, वो भी आपको इलाहाबाद में होती है, जो घोषणा पत्र पढ़ा गया था महारानी का। 1858 में ही दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग किया गया था और प्रदेश की राजधानी को आगरा से इलाहाबाद जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो एक बदलाव जो आपको देखने को मिलता है 1857 की क्रांति का, एक बड़ा इंपैक्ट जो है, जरूर भारत जो है एक स्वतंत्र देश के तौर पर स्थापित नहीं होता है, लेकिन एक बदलाव जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी में काफी बड़े स्तर पर सीधा ब्रिटिश शासन के अंडर में आना, काफी सारे सुधारगत चीजें शुरू हो जाना, प्रक्रियागत पहलुओं पर यहां पर और राष्ट्रीय एकीकरण की भी शुरुआत आप इसे जरूर कह सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 1947 तक कांग्रेस के अधिवेशन भी हुए
और कई सारे हुए, और इनकी शुरुआत भी देखा जाए तो कुछ ऐसे हुई। सबसे पहले यहां पर कौन कौन से अधिवेशन हुए, किस समय हुए, और उस समय उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, इससे प्रश्न आपको लगातार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको प्रश्न एक भी गलत नहीं करके आना है, इसलिए कि सूची एक और आपको इसको ध्यान रखनी है, याद करनी है। चलिए एक एक करके आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले देखा जाए तो 1888 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे जॉर्ज यूले। इसके बाद 1892 में एक बार फिर से कांग्रेस अधिवेशन जो है इलाहाबाद में होता है, और इसके अध्यक्ष बनते हैं WC बैनर्जी। 1899 का कांग्रेस अधिवेशन यूपी के लखनऊ में होता है, जिसकी अध्यक्षता की थी रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा। 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो बनारस में हुआ, और इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1910 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ वो इलाहाबाद में, जिसे वर्तमान प्रयागराज कहते हैं, और इसकी अध्यक्षता की थी विलियम वेडर बर्न के द्वारा। 1916 का लखनऊ अधिवेशन लखनऊ में हुआ है, और अंबिका चरण मजूमदार देखा जाए तो ये आपको कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1925 का कांग्रेस अधिवेशन कानपुर में हुआ, और इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू के द्वारा। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। 1946 का कांग्रेस अधिवेशन जो है मेरठ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी के द्वारा की गई, जो लास्ट यहां पर हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। अब कुछ और फैक्ट जैसे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश सर्वाधिक तीन बार अधिवेशन कहां हुए हैं, तो इलाहाबाद जो से हम प्रयागराज कहते हैं, और लखनऊ, तो तीन बार आपको देखा है, तो यहां अधिवेशन आपको हुए हैं जो सर्वाधिक हुए हैं। इसी तरीके से वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में संपन्न हुआ था, और इसी सम्मेलन में प्रसिद्ध कांग्रेस लीग समझौता हुआ, जिसमें कांग्रेस इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश का तत्कालीन नाम क्या था उस समय? संयुक्त प्रांत था, और कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन 1908 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही हुआ था, 1908 में। एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का जो प्रांतीय सम्मेलन था वो डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में हुआ था, और यूपी में कहां हुआ था? तो यूपी में मुरादाबाद में इसका आयोजन किया गया था। चलिए, यूपी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ बड़े फैक्ट यहां पर हैं, जो परीक्षा में मल्टीपल टाइम आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक जुड़ा हुआ यहां पर फैक्ट है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपनी कौन सी पत्रिका में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया है? तो पत्रिका का नाम जो है वो कवि वचन सुधा है, जिसमें उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को लेकर के समर्थन दिया है। इसी तरह विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से 1866 में मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। तो जिहादपन का जो यहाँ पे या जिहादी जो वर्ड यूज किया गया था, ये आपको देखा है जो शुरुआत यहाँ पर की गई थी वो ब्रिटिशों के विरुद्ध की गई थी, और देवबंद में देखा इस्लामी मदरसे की स्थापना का एक प्रमुख जो आधार था वो यही था। इसी तरह अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में स्थापित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का वर्तमान नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया है, और सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही मुसलमानों की स्थिति को सुधारने को लेकर के एक आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम क्या था? अलीगढ़ आंदोलन। यह ध्यान रखना है। इसी तरीके से देखा जाए तो 1919 का रोलेट एक्ट देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा समय समय पर कई सारे एक्ट लेकर आए। इन एक्ट के माध्यम से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, संचालन, विधानसभा, परिषद, लोगों को अधिकार देना, विभिन्न प्रकार के कानून निरस्त करना, और कई तरह के प्रावधान यहां पर इसके माध्यम से लागू किए जाते रहे। इन्हीं में से 1919 का जो रोलेट एक्ट लेकर आया था, यह सरकार के द्वारा वापस न लेने पर जून 1920 में इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसकी खास बात यह थी कि सम्मेलन में स्कूल हो या कॉलेज हो या फिर अदालत हो, इन सभी ने बहिष्कार किया था। किसी भी तरीके के कार्यक्रम का अंग्रेजों के यहाँ पे सारी चीजों के इनके द्वारा बहिष्कार किया गया था, और इस प्रकार प्रथम असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन की जो नींव भी पड़ी थी वो आप प्रयागराज में पड़ी थी। तो एक तरीके से जो स्थिति आपको बनती हुई दिखाई देती है वो यहाँ पर उसकी नींव या शुरुआत जो इतिहास है आपको बताता है वो प्रयागराज से हुआ था। अक्टूबर 1920 में एक और फैक्ट को ध्यान रखना है, मुरादाबाद
मुरादाबाद से जुड़ा हुआ फैक्ट यह है कि कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। कहां? मुरादाबाद में। किसका? कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन। तो एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा। इसी तरह जून 1920 में इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक होती है और इसी बैठक में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो ये बैक टू बैक 1920 में दोनों ही जुड़े फैक्ट आपको यूपी से हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बनारस में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी और यहां पे राष्ट्र रत्न भी यहां पर इन्हें शिव प्रसाद गुप्ता को कहा गया है। एक कांड जो होता है चौरी चौरा कांड के नाम से भी काफी कुछ यहां पर एक फेमस है। इसको लेकर के अभी देखा जाए तो यूपी की सरकार के द्वारा इसको 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट इत्यादि भी यहां पर जारी की गई थे। उपलक्ष्य में यहां पर इसे मनाया भी गया था। तो चौरी चौरा कांड जो है गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को यह घटना घटी थी। हुआ क्या था? क्रुद्ध भीड़ के द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया गया था और यह वही घटना है जिस घटना के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्योंकि गांधी जी का एक मूल मंत्र था अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा यहां पर आपको देखा जाए लेकर चलते थे। किसी प्रकार की हिंसा उन्हें यहां पर स्वीकार्य नहीं थी और जब यहां पर यह कृत्य किया गया तो उसके बाद यह सहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया जाता है। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के इलाहाबाद स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो स्वराज पार्टी कई बार होता है कि कौन सा पत्रिका है, कौन सी पार्टी है, किसके द्वारा गठित की गई थी, ये काफी बार ऐसे प्रश्न बनते हैं जिसमें स्वराज पार्टी को लेकर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। इसको ध्यान भी रखना है। तो स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था 1923 में किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और इसके अध्यक्ष जो थे वो सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास और महासचिव जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। एक और फैक्ट ऐसा है सितंबर 1924 से जुड़ा हुआ। क्या हुआ था कि कानपुर के एक पत्रकार सत्यभक्त, ठीक है, इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किस पार्टी की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना की थी पत्रकार सत्यभक्त ने की थी, सितंबर 1924 में की थी और यूपी में कानपुर में की थी। और इस दल का जो पहला सम्मेलन था वो पेरियार की अध्यक्षता में हुआ था, वो भी कानपुर में हुआ था। इसी तरह मदारी पासी ने 1921 में एका आंदोलन चलाया। एका आंदोलन जो है लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर, फर्रुखाबाद तक फैला और आंदोलन के तहत जमींदारों के शोषण का विरोध किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखना है एका आंदोलन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर जो है वो है काकोरी कांड। काकोरी कांड जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की एक अहम घटना है और यह घटना हुई 9 अगस्त 1925 को। कहां घटित हुई थी? लखनऊ में हुई थी। ये काकोरी रेलवे स्टेशन पर घटी और इस घटना में हमने देखा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूट लिया था और इसी घटना को काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इस घटना का यहां पर देखा जाए तो परिणाम भी आपको देखने को बहुत यहां पर आपको अच्छा नहीं रहा। कई तरीके के यहां पर इतिहास में कई तरीके की घटनाओं के साथ इसे जोड़ा भी जाता है, जिसमें से देखा जाए जो फैक्चुअल जो डेटा जो आपको यहां पर समझना यह है कि देखिए जो काकोरी कांड में क्रांतिकारियों की पैरवी करने के लिए गठित वकीलों की पैनल समिति के जो चेयरमैन थे वो थे मोतीलाल नेहरू। और इस कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा जो लड़ा था वो चंद्रभानु गुप्त के द्वारा लड़ा गया था और यह मुकदमा द्वितीय लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। काकोरी कांड को और किस नाम से हम जानते हैं? द्वितीय लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी यहां पर रहता है कि इस काकोरी कांड में कौन से क्रांतिकारी शामिल रहे? तो यहां पर देखा जाए तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। इसमें देखा जाए तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में रखा गया था, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में रखा गया, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद प्रयागराज जेल में रखा गया और राजेंद्र लाहिड़ी को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में रखा गया था। और नवंबर 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लखनऊ में साइमन कमीशन के बहिष्कार किया गया था और यह भी एक जो फैक्ट है लगातार आपको इसको ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ एक और यहां पर फैक्ट है कि 1931 में जवाहरलाल नेहरू ने ही इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन को प्रारंभ किया था।
करबंदी आंदोलन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1931 में प्रारंभ किया गया था। इसी तरीके से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में, जैसे 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय ने एक यहां पर कह सकते हैं कि पार्टी कह सकते हैं, सभा कह सकते हैं, का गठन किया था, जिसका नाम था उत्तर प्रदेश किसान सभा। और बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया। ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किसके द्वारा और कब किया गया? तो 11 अप्रैल 1936 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष बने। तो ये जो है उत्तर प्रदेश किसान सभा, अवध किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, तो किसानों को लेकर के जो अलग अलग सभाएं हैं या कोर ग्रुप है, कमेटी है, या फिर आपको कह सकते हैं दल हैं, उनका जो गठन किसके कब हुआ है, ये भी एक प्रश्न बनते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं। क्रांतिकारियों के दृष्टिकोण से एक और जो फैक्ट है, 1924 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो इतिहास में अमर हो जाती है। 1924 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कानपुर में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और इस संगठन में जुड़ने वाले यहां पर आपको देखा जाए जो व्यक्ति हैं वो आज भी यहां पर प्रेरणादायी हैं। इसमें हैं सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, और ये सभी जो क्रांतिकारी हैं वो इसका हिस्सा बनते हैं, इसके साथ जुड़ते हैं। और एक ही यहां पे नारा था कि देश को आजाद कैसे कराना है। 1937 का चुनाव होता है संयुक्त प्रांत में। 1937 का चुनाव प्रांत में होता है और कुल 164 सीटों पर चुनाव होता है और कांग्रेस को सर्वाधिक 134 सीटें मिलती हैं। तो पहली बार आप अगर कहें कि यूपी में जो चुनाव प्रक्रिया होती है, जो प्रांतीय चुनावों की जो शुरुआत होती है, या पहली बार यहां पर आपको हुआ था, वो हुआ था 1937 में। और सरकार यहां पर किसकी बनी थी? तो कांग्रेस की सरकार बनी थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत में 1937 में गठित कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री थे और इस सरकार ने अक्टूबर 1939 में एक विस्तृत अधिनियम द्वारा कुटीर उद्योगों की स्थापना के साथ काश्तकारों की समस्याओं का समाधान का प्रयास भी किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। और इस दौरान बलिया में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार का भी गठन किया। और यह प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है, यह भी बहुत बार पूछा जाता है। फिर आता है 1942 के आंदोलन में गिरफ्तारी के बाद जवाहरलाल नेहरू को गोरखपुर की जेल में रखा गया था। किसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को गोरखपुर में रखा गया था। ठीक है। और फाइनली देखा है तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन होता है और पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में यहां पर सरकार बनती है। और इस तरीके से यूपी के पहले जो मुख्यमंत्री भी बनते हैं वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत बनते हैं। चलिए जाते जाते यहां पर उत्तर प्रदेश में सामाजिक धार्मिक सुधारों के बारे में भी थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं, जो आपको अगर प्रश्न के रूप में एग्जाम में आपको आता है। इतिहास से जुड़ा कोई भी पहलू यहां पर छूटने नहीं दिया जाएगा। अब देखिए यहां पर सामाजिक धार्मिक सुधारों को लेकर के बेसिक यहां पर कुछ फैक्ट हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अहम है। जैसे पहला है 1861 की ईस्वी में शिवदयाल साहब के द्वारा आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की गई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में ही सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये जो फैक्ट है, कौन सी सभा, कौन से सत्संग, कौन से कॉलेज, कौन सी सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, अगर इससे प्रश्न आए तो आपको ये गलत नहीं करना है। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, जिसे मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बीएचयू में बदल दिया था। ठीक है, जिसे आज हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज में समाज सुधार हेतु एक आंदोलन चलाया जिसे नाम दिया गया था अलीगढ़ आंदोलन। और 1875 में ही देखा है तो अलीगढ़ में ही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे बाद में हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। इसी तरह मोहम्मद कासिम नौनतवी और रशीद अहमद गंगोही ने 1867 ईस्वी में सहारनपुर में शुद्ध इस्लामी शिक्षा के केंद्र के रूप में देवबंद स्कूल की स्थापना की। और मौलाना शिबली नुमानी ने 1894 में नवदाह उल मुल्क की यहां पर स्थापना की। और प्राकृतिक आपदा के समय समाज सेवा करने और शिक्षा को प्रोत्साहन देने में 1914 में हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद में सेवा समिति की भी स्थापना की थी। तो ये आपके यूपी के इतिहास को लेकर
उसके प्राचीन काल से वर्तमान तक, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास से जुड़े सभी फैक्ट को हमने एक ही जगह पढ़ लिया है। क्या पूछा जाता है, क्या पूछा गया है, वो भी बताया गया है। स्टैटिक का कोई भी पोर्शन इतिहास से अगर आपका अब यहां पर पूछा जाएगा तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे, इसकी भी गारंटी है। आपको करना क्या है, इस पूरे क्षेत्र को अगर आपने देख लिया है तो 1 से 2 बार 3 बार और रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन ही यहां पर सक्सेस का आधार होता है। इतिहास से, यूपी के इतिहास से कोई भी प्रश्न गलत ना हो, इसलिए इस सत्र को मल्टीपल टाइम देखना है, रिवाइज करना है और तब तक करना है जबकि यूपी का इतिहास से आपके प्रश्न यहां पर गलत होना बंद ना हो जाए। तो चलिए इसी के साथ हम आज के इस सत्र को समाप्त करते हैं और यूपी से जुड़ी ऐसे ही यहां पर महत्वपूर्ण जानकारियां, अलग अलग विषयों की समझ आप सभी को मैं यहां पर देता रहूंगा। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।